जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 60 साल पहले वर्ष 1962 में भारत ने एक भयानक त्रासदी झेली थी जिसे हम भारत चीन युद्ध के नाम से जानते हैं। 20 अक्टूबर 1962 को उस युद्ध को 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस ऐतिहासिक दुर्घटना पर 5 वीडियो की एक श्रृंखला बनाई है। इसमें उन भूलों की बात करेंगे जो हमने की और जिनसे बचा जा सकता था, और उन योद्धाओं को भी याद करेंगे जो उन भीषण परिस्थितियों में भी चट्टान बनकर दुश्मन के सामने अड़ गए थे और आखिरी सांस तक हार नहीं मानी थी। नेफा के नामकाचू में लड़ने वाले 2nd राजपूत बटालियन के रणबांकुरों की बात करेंगे। बुमला पर शहीद होने वाले 1st सिख बटालियन के शेरों की बात करेंगे और रिजांगला में सफेद बर्फ से ढकी चोटियों को दुश्मन के लहू से लाल कर देने वाले 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के वीर अहीरों की बात करेंगे। सब की बात करेंगे। और इस जानकारी के लिए जिन प्रमुख स्रोतों पर हमने काम किया वे हैं, नंबर 1, लेफ्टिनेंट जनरल BM कोल की लिखी किताब द अनटोल्ड स्टोरी। नंबर 2, ब्रिगेडियर जॉन दलवी की लिखी किताब द हिमालयन ब्लंडर। नंबर 3, मेजर जौहरी की लिखी किताब चाइनीज इन्वेजन ऑफ नेफा। नंबर 4, शिव कुणाल वर्मा की लिखी किताब 1962 वॉर दैट वाज़न्ट। नंबर 5, कुलप्रीत यादव की लिखी किताब बैटल ऑफ रिजांगला। दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे लौटना होगा। 15 अगस्त 1947 से बात शुरू करते हैं, जब भारत आजाद हुआ। शांति और अहिंसा को हमने अपना आदर्श बनाया था। आजाद भारत की सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ रॉब लॉकहार्ट जब पॉलिसी डायरेक्टिव के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास गए तो नेहरू जी ने कहा, हमारी नीति है अहिंसा, हमें किसी से मिलिट्री खतरा नहीं है, आप आर्मी को स्क्रैप कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा जरूरतों के लिए पुलिस ही काफी है। उस समय उत्तर में भारत की सीमा चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से लगती थी, जो एक स्वतंत्र देश था। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ और 7 अक्टूबर 1950 को उसने तिब्बत को निगल लिया। तिब्बत की सरकार ने भारत से मदद की गुहार की, पर हमारे पास उन्हें देने के लिए शांति के सुझाव के अतिरिक्त कुछ नहीं था। सरदार पटेल चाहते थे कि भारत सैनिक हस्तक्षेप करे, लेकिन इसके विपरीत सोचने वाले भी कम नहीं थे। 7 नवंबर 1950 को लिखे पत्र में सरदार पटेल ने भविष्यवाणी की कि चीन तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया की सरकारों के बीच हुए सीमा समझौतों को नहीं मानेगा। हालांकि सरदार पटेल की सलाह नहीं मानी गई थी, फिर भी उन्होंने चुपचाप तवांग पर असम राइफल्स भेजकर भारत का अधिकार करवा दिया था, और शायद ये उनका भारत की एकता के लिए अंतिम उपहार था। 50 के दशक में नेफा में चीन की कोवर्ट एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई थी। दोस्तों, नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारत निरंतर चीन के साथ मधुर रिश्तों की कोशिश कर रहा था। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हम खुश थे कि अब शायद चीन के साथ सब अच्छा होगा, लेकिन इस समझौते का एक दुष्परिणाम यह निकला कि इसने तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे को वैध कर दिया था। वर्ष 1957 में चीन ने अक्साई चीन पर सड़क बना दी थी और वर्ष 1958 में अक्साई चीन को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा ही नेफा में भी हुआ। चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की खबरें बार बार आ रही थी और उल्टा भारत पर ही सीमा उल्लंघन का इल्जाम लगाया जा रहा था। वर्ष 1959 में तिब्बत के स्थानीय लोगों द्वारा चीन का विरोध शुरू हुआ तो विरोध को दबाने के लिए चीन ने बम और गोली का सहारा लिया। 17 मार्च 1959 को दलाई लामा एक सैनिक वेश में निकले और नाथुला के रास्ते भारत आ गए। 3 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण देने की घोषणा की। चीन बहुत नाराज था। वर्ष 1959 में चीन द्वारा अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ने लगी और फिर 25 अगस्त को नेफा के सुबनसिरी डिवीजन के छोटे से गांव लोंगजू में आसाम राइफल्स की चौकी पर चीन ने हमला किया। कई भारतीय जवान शहीद हुए थे। 28 अगस्त को अखबारों की सुर्खियां बनी इस खबर ने पहली बार नेहरू जी को संसद में बयान देने के लिए मजबूर किया। वी के कृष्ण मेनन उन दिनों रक्षा मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री के बेहद निकट थे।
और टाइम्स मैगजीन ने उन्हें देश का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति चुना था। 23 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के कोंगका पास में भारत की एक पेट्रोल पार्टी पर घात लगाकर बैठी चीनी सेना ने मोर्टार से हमला किया। 10 जवान शहीद हो गए। अप्रैल 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए। उन्होंने भारत को ऑफर दी कि यदि भारत लद्दाख में चीन के दावे को मान ले तो चीन नेफा में भारत के दावे पर विचार कर सकता है। पर भारत के लिए इसे मानना संभव नहीं था, क्योंकि तब तक अक्साई चीन सहित लद्दाख में हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा हो चुका था। धीरे धीरे युद्ध के हालात बनने लगे, पर हम अब भी आश्वस्त थे। भारत चीन युद्ध का हिस्सा रहे विवादास्पद लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कोल अपनी पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं, नेहरू ने कहा, मेरे पास ऐसा मानने के अच्छे कारण हैं कि चीन हमारे विरुद्ध कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। नेहरू और कृष्ण मेनन को 2 अक्टूबर 1962 तक ऐसा ही विश्वास था। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं नामकाचू घाटी में। समय है सितंबर 1962 का। दोस्तों, नामकाचू एक छोटी सी नदी है जिसकी कुल लंबाई सिर्फ 26 किलोमीटर है, जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और फिर न्यामजंगचू नदी में जा मिलती है, जो उत्तर से दक्षिण में बहती है। नामकाचू का उद्गम भारत, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के निकट सांगले में स्थित 2 झीलों से होता है, जो लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर है। नामकाचू के उत्तर में थागला रिज है, जो मैकमोहन रेखा पर स्थित है और जो भारत और तिब्बत की सीमा का निर्धारण करती है। नामकाचू के दक्षिण में ढोला रेंज है। उन दिनों इस छोटी सी नदी पर 5 पुल बने हुए थे, जिनके नंबर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते थे। पुल नंबर 1 पूर्व में न्यामजंगचू नदी के पास था और 5वां पुल बिल्कुल आखिर में पश्चिम में था। आप सोचेंगे इतनी डिटेल्स क्यों बता रहा हूं? इसके बिना उस युद्ध की सही हकीकत समझ नहीं आएगी जो इस नदी के किनारे अक्टूबर 1962 में लड़ा गया था। 8 सितंबर को नामकाचू घाटी में 3 नंबर ब्रिज के निकट स्थित आसाम राइफल्स की चौकी पर तैनात संतरी ने ऊपर अधिकारियों को खबर भेजी कि AK-47 राइफल से लैस लगभग 600 चीनी सैनिक थागला रिज से नीचे आ गए हैं और उनकी चौकी को घेर लिया है। चीनियों ने पुल नंबर 3 को भी तोड़ दिया था। 600 सैनिकों का मतलब था एक पूरी इन्फेंट्री बटालियन। इस सूचना ने दिल्ली तक हलचल मचा दी थी। 2 राजपूत बटालियन, जो वलोंग सेक्टर में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करके मथुरा जा रही थी, रास्ते से वापस बुला लिया गया। इस बटालियन को अब 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ जोड़ दिया गया। 7 ब्रिगेड केमोंग सेक्टर में पोस्टेड थी और इसका हेडक्वार्टर तवांग में था। दिल्ली में निर्णय ले लिया गया कि कुछ भी हो, तुरंत चीनी सैनिकों को थागला रिज के उस पार खदेड़ दिया जाए और इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई 7 ब्रिगेड को, जो नेफा में तैनात डिवीजन नंबर 4 के साथ अटैच्ड थी। डिवीजन नंबर 4 के जीओसी मेजर जनरल निरंजन प्रसाद और 7 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर जॉन दलवी ने हालात का जायजा लिया और पाया कि नामकाचू घाटी में भारतीय सेना स्थिति में नहीं थी कि चीनी सेना को टक्कर दे सके। ना सैनिकों की संख्या, ना हथियार, ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ना भौगोलिक स्थिति ही भारत के पक्ष में थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट शिलोंग में 13 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमराव सिंह को भेज दी। उमराव सिंह भी उनकी रिपोर्ट से सहमत थे और आक्रमण के पक्ष में नहीं थे। मेजर जौहरी अपनी पुस्तक चाइनीज इन्वेजन ऑफ नेफा में लिखते हैं, 13 कोर कमांडर ने कहा कि चीनियों को ढोला से मार्च 1963 के बाद सफलतापूर्वक निकाला जा सकता है। तब तक 13 कोर अपनी तैयारी पूरी कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल उमराव सिंह ने अपनी रिपोर्ट ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल LP सेन को भेजी, पर वे जनरल उमराव सिंह से सहमत नहीं थे। उन्होंने दिल्ली रिपोर्ट भेजी कि चीनियों को भारत की धरती से खदेड़कर वापस भेजने की राह में लेफ्टिनेंट जनरल उमराव सिंह रोड़ा बने हुए हैं, उन्हें तुरंत 13 कोर कमांडर के पद से हटा दिया जाए। दिल्ली ने उन हालात में इतने बड़े अधिकारी को हटाने का जोखिम ना लेकर एक नई कोर का गठन किया, जिसके कोर कमांडर बनाकर लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कोल को नेफा भेज दिया गया। इस नई कोर में केवल एक डिवीजन थी, वो थी नंबर 4 डिवीजन,
और नंबर 4 डिवीजन में 2 ब्रिगेड थी, नंबर 7 और नंबर 5। नंबर 7 कमेंग सेक्टर में और नंबर 5 वेलोंग सेक्टर में। नंबर 7 ब्रिगेड, जिसको नामकाचू घाटी से चीनियों को वापस खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी, इसमें 3 बटालियन थी, 2 राजपूत, 9 पंजाब, 19 गोरखा। जनरल पीएन थापर उन दिनों आर्मी चीफ थे और लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कोल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो भारतीय सेना में नंबर 2 की पोजीशन थी, पर उन्होंने कोर कमांडर का पद स्वीकार कर लिया, जो उनके सीजीएस के पद से 2 पायदान नीचे था। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले उन्होंने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया था, यहां तक कि कभी किसी इन्फेंट्री कंपनी का भी कमांड नहीं किया था। पर दिल्ली में जनरल कौल बहुत बड़ा नाम थे और दिल्ली को उनकी प्रतिभा पर बड़ा विश्वास था। नामकाजू घाटी भारत के दृष्टिकोण से किसी भी तरह उस समय आक्रमण के लिए उचित स्थान नहीं था। नदी के उत्तर में चीन की फौज 3 लेयर्स में तैनात थी। पहली नदी के किनारे उत्तर में, दूसरी थोड़ा सा पीछे हटके पहाड़ियों पर, और तीसरी थांगला रिज की चोटी पर मोर्टार और मशीन गनों से लैस। जबकि भारत की 7 ब्रिगेड नीचे घाटी में नदी किनारे। हालात इतने कठिन थे, ब्रिगेडियर दलवी अपनी पुस्तक हिमालयन ब्लंडर में लिखते हैं, लड़ने के लिए हर एक जवान के पास राइफल की सिर्फ 50 गोलियां थी, 15,000 फुट की ऊंचाई पर सिर्फ गर्मियों के कपड़े और 1 कंबल था। वैसे भी आजादी के बाद सेना उपेक्षा का शिकार रही थी और चीन के साथ युद्ध की हालत में नहीं थी। 6 अक्टूबर 1962 को जनरल कौल नामकाचू घाटी पहुंचे। वे तुरंत 7 ब्रिगेड को नदी के उस पार भेजने को लेकर उतावले थे। 9 अक्टूबर की सुबह उन्होंने एक मीटिंग ली, जिसमें 4 डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल निरंजन प्रसाद, 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर जॉन दलवी, 2 राजपूत के लेफ्टिनेंट कर्नल महासिंह रिक, 19 गोरखा राइफल के लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस आलूवालिया, 9 पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल आरएन मिश्रा के अलावा 9 पंजाब और 2 राजपूत के बाकी सभी अफसर और जेसीओ भी बैठे थे। इस मीटिंग में जनरल कौल ने कहा, कल यानी 10 अक्टूबर को 2 राजपूत नदी पार करके थागला चोटी के पश्चिम में चीनियों के पीछे जाकर युमसो ला पर अधिकार कर ले, जिस पर अभी चीनी नहीं है। 7 ब्रिगेड के कमांडर जॉन दलवी लिखते हैं, 2 राजपूत के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल महासिंह रिक आतंकित भाव से मेरी ओर देखने लगे। डिवीजन 4 के जीओसी मेजर जनरल निरंजन प्रसाद ऐसे देख रहे थे मानो किसी ने गंडासा मार दिया हो। मैं भी स्तब्ध और कई मिनट तक बेजुबान था। दलवी आगे लिखते हैं, जब मैंने कहा कि हमारे पास बर्फ के लिए कपड़े नहीं हैं, जनरल कौल का उत्तर था, कनाडा को 6000 सेट्स का ऑर्डर दे दिया गया है। जब मैंने आर्टिलरी कवरेज के बारे में पूछा तो वे बोले, दृढ़ संकल्प वाली इन्फेंट्री को आर्टिलरी की जरूरत नहीं होती। पोर्टर्स की जरूरत बताने पर उनका उत्तर था कि त्वांग में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने हैं वे आ जाएंगे। वहां सब कुछ भविष्य पर छोड़ दिया गया था, सिवाय 2 राजपूत के हमले के, जो अगले ही दिन होना था। दोस्तों, हालात इतने भयानक थे कि जवानों के पास केवल सूती वर्दी और ओढ़ने बिछाने के लिए 1 कंबल था, जबकि रात को तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा था। जिंदा रहने के लिए 2-2 जवान एक दूसरे से लिपट जाते, एक कंबल बिछा लेते और दूसरा ओढ़ लेते। उस मीटिंग में मौजूद 2 राजपूत के सूबेदार दशरथ सिंह ने पूछा, साहब, यह पहली बार देख रहे हैं कि दुश्मन ऊपर पहाड़ी पर, हम नीचे नाले में, और हमें ही आगे बढ़ना है। नाराज जनरल कौल ने कहा, यह भी पहली बार देखा होगा जब कोई जनरल खुद फ्रंट लाइन पर खड़ा है। तब दशरथ सिंह ने कहा, आपने अपनी बात कह दी साहब, पर मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। गुस्से में तमतमाते हुए जनरल कौल ने आदेश दिया, इसे तुरंत गिरफ्तार करो और सर्विस से डिसमिस करो। उसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए देखिए भाग 2। अभी के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।